नमस्कार। आज पूरे लगभग 3 माह हो गए और कोरोना के भय से, कोरोना के वजह से और अपने जीवन की रक्षा हेतु सतर्कता के मद्देनज़र हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं। और इस दौरान विश्व का परिवेश भी बदला है और परिस्थितियां भी बदली हैं, वैश्विक राजनीति भी बदला है, तनाव भी बढ़ा है चारों तरफ और कई सारी चीज़ें में उथल पुथल भी हुआ है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दें कि परिस्थिति क्या है, चीन के साथ ये जो युद्ध जैसी स्थिति बनी, ये क्यों बनी है। उसके लिए हमने सोचा कि कैसी आर्थिक नीति और कैसी युद्ध नीति होती है, उस पर थोड़ा चर्चा करके हम आप लोगों के लिए डाल दें। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में रखा है। पूरी दुनिया उसके चपेट में आ गई है और विश्व का हर देश इस कोरोना से निजात पाने के लिए अभी तक जूझ रहा है। अभी तक हम 1 करोड़ की संख्या में होने वाले हैं पूरे विश्व में, लगभग हो चुके हैं कोरोना से प्रभावित। 4.5 लाख लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौत पाश्चात्य देशों में हुआ है। वो पाश्चात्य देश जो आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत माना जाता है, वहाँ ये मौतें हो चुकी हैं। और अमेरिका, यूरोप तबाह की तरह स्थिति में पहुँच गए हैं और उन्हें साफ लगता है कि इसकी दुर्गति के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ चीन को लगातार अमेरिका धमकी दे रहा है, अमेरिका को लगातार चीन धमकी दे रहा है। लेकिन यह जो तनाव है, ये एक अंदर ही अंदर एक युद्ध जैसी स्थिति को पैदा कर लिया है। और क्यों ये बात पूरे दुनिया कर रही है? क्योंकि कोरोना के जनक के रूप में जब चीन को सब दुनिया देख रही है, क्योंकि चीन ने अपने यहाँ कोरोना को कंट्रोल कर लिया, दुनिया में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इस कोरोना काल में चीन ने लगातार परमाणु परीक्षण अपना किया है, लगातार अपने तेल के भंडारण में वृद्धि की, लगातार समुद्र में अपनी धाक को बढ़ाने का काम किया है और साथ ही साथ पूरी दुनिया इस के मद्देनज़र भारत को चीन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में चीन के बहुत सारे निवेश निकल के भारत में आने वाले हैं। इस सारी परिस्थिति से चीन भी बौखलाया है और चीन भी अपना कुचक्र और अपना जाल और अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति की वजह से भारत को भी सीमा से लेके आर्थिक दृष्टि से घेरने को तैयार हो चुका है। ये पूरी परिस्थिति बन गई है एक कोरोना की वजह से। और हमने आज एक अध्ययन देखा है, तो नॉर्वे के एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद हैं, स्टैटिस्टिशियन है, जो जिनका नाम वेत्त है। वो 1960 में एक कंप्यूटर की सहायता से पूरे मनुष्य के इतिहास के लगभग 5560 वर्षों का अध्ययन करके पाया कि इस कालावधि में 26,135 युद्ध हुए हैं, जो लगभग प्रति वर्ष के हिसाब से लगभग 14 प्रति वर्ष बैठता है। और इस पूरे युद्ध में 125 पीढ़ियाँ, मानव जाति की 125 पीढ़ियाँ प्रभावित हुई हैं, जिसमें से केवल और केवल 10 पीढ़ियों ने ही शांति का अनुभूति किया है। तो इतिहास, युद्ध का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है और एक मेगा कंप्यूटर के माध्यम से वेत्त ने ये बात को सिद्ध किया है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है आज के समय में। और ऐसे अवस्था में हम लोग जब भारत की बात देखते हैं, तो भारत में हम लोग श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 5130 वर्ष पूर्व माना है। यानी वेत्त का आकलन के अंदर महाभारत का युद्ध भी दर्शनीय प्रस्तुत होता है। और इन सब परिस्थितियों में जब हम लोग देखते हैं कि आज की जो परिस्थिति है, तो माल्थस जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या और जनांक विद ने कहा था कि जब जब जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, असंतुलन पैदा होगा, तो कहीं ना कहीं से प्रकृति उसको बैलेंस करेगी। उसमें वार भी उसने कहा था, उसने बीमारी भी उसने कहा था, और कहा था कि मनुष्य अगर चेतेगा नहीं तो ये सब आते जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग समय समय पर पढ़ाए हैं। और ऐसे में मार्क्स और लेनिन जैसे लोग आते हैं, जो कि सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से जनता के असंतोष को
बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं से सशस्त्र विधि से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारी चीज कॉन्फ्लिक्ट का हम इतिहास के रूप में जानते हैं। और दोस्तों 1945 से स्वतंत्रता जब भारत को नहीं मिली थी, उस समय से लेकर अब तक लगभग 100 युद्ध हो चुके हैं, जिसमें 1947 का भी भारत पाकिस्तान का युद्ध सम्मिलित है। तो ये सारी चीज को हमको समझना चाहिए कि क्यों परिस्थिति की बात हो रही है। Dear students, we all know that trade is a language which prevents people cutting each other's throats. This was told by Bruce Chatwin. And again William Sherman told that war is hell. युद्ध एक नरक है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वॉर का की पॉइंट्स है या वॉर जैसे सिचुएशन का की पॉइंट्स है, वी ऑल नो दैट वर्ल्ड वॉर 2 वाज द डेडलीस्ट military conflict in history in terms of total dead, with some 75 million people casualties including military and civilians, or around 3 to 4% of world's population at the time. यानी उस समय जो विश्व युद्ध दो हुआ था तो 75 मिलियन लोग, 7.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और लगभग 3 से 4% कुल जनसंख्या का प्रभावित हुआ था। तो माल्थस की वो बात कहीं ना कहीं से इस वार ने सिद्ध किया था। एंड मेनी सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ डेलिबरेट जीनोसाइड, मैस्कर्स, मास बॉम्बिंग, डिजीज एंड स्टारवेशन। सो दिस ऑल आर दिस इज हिस्ट्री ऑफ द वॉर। इसलिए वार बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वार के परिणाम हम लोगों ने इस तरह देखा कि कैसे पूरी दुनिया में अशांति फैलती है और पूरी दुनिया में मौत बढ़ता है। और जो दूसरा इम्पैक्ट वॉर का होता है, सिंस देन डेवलप्ड कंट्रीज हैवंट फॉट ईच अदर, मोस्ट वॉर हैव बीन सिविल वॉर्स एंड ऑफन असिस्टेड बाय फॉरेन कंट्रीज। बहुत जगह जो वार की परिणति क्या होती है कि गृह युद्ध जैसा चीज हो जाता है। जैसे आज कोरोना की वजह से कई जगह गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और जिसको कि विदेशी शक्ति उसको ताकत देती है। ये कोरोना के समय भी देखा जा रहा है। सो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया वे डिवाइडेड दैट टाइम, बट गया था दक्षिण और उत्तरी कोरिया। और इसी के साथ साथ चाइना में बहुत बड़ा सिविल वार हुआ था उसके बाद। और हमारे भारत में, बंगाल में जब भारत गुलाम था तो बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसका कि फायदा अंग्रेजों ने उठाया था और हमारे बीच में विभेद पैदा किया था। तो दिस ऑल आर द हिस्ट्री ऑफ वॉर। और impact of war is we can deliberately show by the impact on US economy. US was spending help at $236 billion to debt. It was 1048% increase, the largest percentage increase to the debt of any president at that time. And the review of US gross domestic product growth by that year reveals that the economy grew at least 8% annually between 1939 to 1944. And between 1941 to 1943 it grew more than 17% a year. इसलिए वॉर से कुछ इकोनॉमी में वृद्धि भी होती है, ये यूएस इकोनॉमी के इतिहास से हम लोग पढ़ के देखते हैं। इसलिए द वॉर टर्न्ड द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू अ मेजर मिलिट्री पावर एट दैट टाइम। महाशक्ति बन के अमेरिका उस समय उभरा था। इसलिए कौन जीता कौन हारा ये महत्वपूर्ण नहीं है वार के समय में, बल्कि कुछ देश सशक्त बनते हैं वार के समय में, जिसका कि परिणाम अनेक देशों को भुगतना पड़ता है। So this all are the, and many researchers, Federal Reserve Bank of San Francisco there was one working paper written by Reuven Glick and Alan Taylor, and experts estimates the economic cost of war arising from the destruction of trade. And econometric analysis suggests that the costs are quantitatively large, statistically significant, and highly persistent. And that case studies of the two world wars also demonstrate that these costs can be large when compared to more traditional measures of war costs, such as loss of life. So war is hell, and belligerents were aghast of the human toll they suffered as a result of this war. But on narrow economic grounds, the losses due to the trade were also of a significant magnitude and are not as widely appreciated. And war kills trade to their students. So moreover, the negative externalities were huge. The belligerents wreaked
the world economy not just for themselves but also for everyone else. That's why हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार चीन अमेरिका के बाद चीन दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। और कोरोना वायरस जब चीन में नवंबर के आखिरी दिनों में सामने आया था तो चीन ने कई महीनों तक उसको छिपाया हुआ था और कई महीनों बाद उसकी जानकारी दी और चीन मानने से इनकार कर दिया कि ये संक्रामक है, हवाओं से फैलता है और जानबूझकर अपने नागरिकों को अमेरिका समेत पाश्चात्य देशों में चीन भेज रहा था, जबकि उसके यहाँ कोविड की पहचान हो चुकी थी। और इसके बाद जब आज दुनिया की स्थिति ऐसी हुई कि उस दौरान चीन ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया आर्थिक और पूरी दुनिया के शेयर बाजार पर कब्जा कर लिया। तो ये टैक्टिकल वॉर हो सकता है, ये लैब में बना हुआ वायरस हो सकता है, इसकी संभावना पुख्ता होती जा रही है क्योंकि कोरोना के बहाने चीन ने अरबों के मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट बेचे थे और उसमें से बाद में पता लगा कि बहुत बुरी क्वालिटी के जल्दी में बना के उसने लाभ कमाने की दृष्टि से भेजा था, जिसको भारत ने बहुत बड़ा खेप लौटाया भी था। और यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद ने जब कोरोना की पारदर्शिता को लेकर मीटिंग बुलाने की जब निर्णय लिया उस समय याद कीजिए तो चीन ने अपने वीटो पावर का अधिकार करके इस मीटिंग को कैंसिल करा दिया। ये इसको समझना चाहिए कि चीन क्या इस समय कर रहा है। दैट वाइज कोरोना वायरस जब शुरुआती दौर में था तब सभी देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात बंद कर दिए जाने संबंधी कदम उठाने की जो कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी चीन ने अड़ंगा लगाया था। तो चीन की मंशा क्या थी, चीन की मंशा क्या हो सकती है, ये अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं और इस बात का पूरा संकेत है कि कोरोना वायरस के बहाने चीन अपने विस्तारवादी नीति को बल देने में लग गया है। और अमेरिका और यूरोप चीन की इस कुटिलता को भांप जरूर गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस की से जूझने की वजह से अभी वो चुप हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होगा या शिथिल होगा तो पूरी दुनिया, हमको विश्वास है कि चीन के ऊपर सामरिक, आर्थिक और साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ देगा। इसलिए चीन भारत को घेरने की जो कोशिश कर रहा है चीन सीमा पर, उसका भारत डट के जवाब दे रहा है क्योंकि भारत के नेतृत्व को भी ये सारी नीति को पता लग गया है। इसलिए भारत चीन का जो संबंध है इस समय पारस्परिक कटुता के दौर में आ गया है, संदेह के दौर में आ गया है और हमारा जो द्विपक्षीय कारोबार और निवेश जो है वो एक इसके आड़े आ रहा है क्योंकि चीन के फेवर में हमारा ट्रेड है। लेकिन फिर भी हम स्वदेशी के माध्यम से कहीं ना कहीं से इस चीज़ को हम कम करने के आह्वान करने जा रहे हैं क्योंकि 1991 के बाद लगातार चीन का विश्व के ट्रेड पर दबदबा था, लेकिन भारत चीन के मुकाबले में अपने ट्रेड को पूरी दुनिया में कम तरह से प्रसार पा रहा था। ये सारी चीज़ भारत को समझना होगा क्योंकि भारत की जो चुनौती है वो ये है कि ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी, ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी चुनौती है। पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश होने के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के उत्पादन और दाम में होने उतार उतार चढ़ाव के कारण हमेशा आर्थिक मुश्किलों का सामना करना उसको पड़ता है और नए ऊर्जा स्रोतों तक सुरक्षित पहुंचकर स्पर्धा में उसकी नीड उसकी बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। और पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में ऊर्जा के सस्ते स्रोतों का भंडार है जो लंबे समय के अविश्वास के कारण अब तक हम इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इसीलिए नदी जल का बंटवारा, हिमालय की नदी प्रणाली के विद्युतीय सामर्थ्य का दोहन भारत हमारे जैसे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जो प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। इसलिए भारत की जो भावी विदेश नीति और ऊर्जा नीति है वो ऊर्जा की ज़रूरतों को उपेक्षित रखकर कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो हमें अपने इकोनॉमिक इंटीग्रिटी को और इकोनॉमिक नीड को भी समझना चाहिए। और पूरे देश में आप देखिएगा इस समय पिछले 6 सालों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अभाव को पूरा करने की भरसक कोशिश की है और सड़क के निर्माण करते करते वो जो लद्दाख तक सीमा तक निर्माण कर रहे थे तो वही चीन को नागवार गुजरा था और चीन ने ये नापाक हरकत हमारे सेनाओं के साथ कर दी थी, लेकिन हमारे सेना ने डट कर उसका मुकाबला किया था। हमारे आधारभूत ढांचे जरूरत के हिसाब से पूरे होते जा रहे हैं। हम बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों, विमानन को बहुत मजबूत किए हैं और ये पिछले 6 वर्षों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दूरदर्शिता की वजह से ये होता जा रहा है। इसलिए द फेमस इकोनॉमिक्स क्राउथर रोट दैट war nowadays
in more influenced by science of economics than by the arts of strategy. So modern war is economic, and no country could fight long-term war without a strong economic base, because today's war is dependent on technology with huge cost and huge amount. इसलिए आज का वॉर जनशक्ति का वार नहीं है, टेक्नोलॉजी का वार है, बहुत अधिक आर्थिक ताकत का वार है। इसलिए हमको अपने बेस को मजबूत बनाना होगा। इसलिए आत्मनिर्भर बनना भारत के लिए वक्त की मांग है, तभी हम चीन को हमेशा के लिए दबाए रखेंगे दोस्तों। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर इज मोस्ट एप्लीकेबल to conflict between nation states, especially at the times of total war, which involves not only the armed force of an economy nation but mobilized war economy. In such a situation, damage to the enemy's economies is damage to enemy's ability to fight the war. And what is the link of war and market economy? It is widespread myth that the market economy may be tolerated in peace time. But in emergency situations such as a war, the government must seize control of production. During war, resources that normally go into consumer goods must be diverted into products for military. Private consumption must fall. तो इसलिए कहा जा रहा है कि वार की स्थिति में हम अपने निहित स्वार्थ या निहित उपभोग वाली वस्तुओं का उत्पादन कम करके सशस्त्र और तकनीक पर ज़्यादा खर्च करने की बात करेंगे, जिससे हमारा देश सशक्त होगा। देखेंगे 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड रिलीज हुआ और रशिया से हम आर्म्स की डीलिंग करने लगे। सो दिस ऑल आर द war and market economy situation. And what are the economic cost? Putting aside the very real human cost, war has also serious economic cost. And losses of buildings, infrastructure, a deadline in working population, uncertainty, and rise in debt and disruption to normal economic activity. Yet, from some perspectiveness, war can also be beneficial in terms of creating demand. कभी कभी युद्ध जैसी स्थिति में मांग बढ़ती है और इकोनॉमी बूम करता है. टू अ लार्ज एक्सटेंट इट डिपेंड्स ऑन वेदर द वॉर टेक्स प्लेस इन योर कंट्री और अनदर. ये डिपेंड करता है कि युद्ध हो कहाँ रहा है, क्योंकि वॉर इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, वॉर नेशनल डेट को बढ़ाता है. द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ वॉर इज इनॉर्मस एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वॉर इज वेरी मच alarming, because it is worthy briefly mention the opportunity cost of war. According to the report by the Watson Institute, the cost of the Iraq war was $2 trillion, and this $2 trillion could equally have been spent on more constructive development projects like school, colleges and skill development. So these are the opportunity cost of war also. So हाउ कुड वी बेनिफिट फ्रॉम द वॉर? अगर वॉर होता है तो कैसे लोग उसका फायदा उठाते हैं? दैट क्रिएट्स फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट क्रिएट्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट इंक्रीज रेट ऑफ इनोवेशन एज गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ रडार, जेट इंजन लाइक्स इन सेकेंड वर्ल्ड, and changes in social attitudes. For example, women entering labor markets after First World War. तो बहुत सारे चीज वार के समय बदलता भी है दोस्तों. And the domestic demand and unemployment, what J.M. Keynes advocated in 1930, that government's borrowing and government spending to reduce the mass unemployment of the Great Depression. However, it was only the onset of Second World War when there was the political impetus to pursue sufficient spending. In both UK and US, the economy soon reached full employment, often with shortage in key areas as men joined the army. तो कभी कभी युद्ध से इकोनॉमी बूम भी करता है, इसलिए युद्ध से बचना चाहिए, क्योंकि युद्ध से कुछ कंट्री मजबूत हो जाते हैं. एंड हमारे तो गीता में हमको वीरता सिखाया गया, हम वार से नहीं डरते हैं. बिकॉज शौर्य तेजो धृतदाक्ष्यम युद्धे चापलायनम दानमिश्व भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम. इसमें कहा गया कि सामरिक नीति का आधार है वीरता, तेज, शक्ति, संकल्प, धैर्य, क्षमता, और युद्ध थोपे जाने पर उसमें कदापि विमुख न होना. तो अगर युद्ध आएगा तो भारत उससे पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसके लिए हमको इकोनॉमी को मजबूत करना होगा. क्यों? क्योंकि हमको अपने वार अपने ओज से जीतना है. क्योंकि अथर्ववेद में कहा गया कि ओम सममेषाम राष्ट्रम श्याम समोजो वीर्य बलम वृश्चाम शत्रुणाम बाहुननेन हविष्माम. यानी हम अपने राष्ट्र के ओज, वीर व पराक्रम को और भी बढ़ाने में समर्थ हों
और इस शक्ति से शत्रुओं को काट डालें जिससे वो अत्याचार और अनीति न कर सके। तो हमारी शक्ति बहुत मजबूत है, हम बहुत आगे की बात सोचते हैं, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है और शत्रुओं पर टूट पड़ना है, जैसे कि हमारे भारतीय सेना चीन के सेना पर टूटी थी, क्योंकि हम ओम अवशिष्टा परापत शरण्यम ब्रह्म संचिते जया मित्राण च प्रदस्व जय यशाम वरम वरम मामिशाम मोची कश्यम। अथर्ववेद में कहा गया तुम्हारा ज्ञान सामरिक बल तीव्र हो, तुम आगे बढ़ो, शत्रुओं को टूट पड़ो शत्रुओं पर, और शत्रुओं को पकड़ के मारो और देखो उसमें से कोई छूट कर ना जाए। ये अभी हमारे सेना के जवानों ने ये दर्शन कराया था। इसलिए हम अथर्ववेद से लेके पुराण से लेके हम वार की नीति को जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कौटिल्य रहा है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन पर जरूर चलते हैं, लेकिन वार आने पर हमारे सेना के लोग अगर उनका हाथ खोल दिया जाए तो किसी भी देश की सेना को हराने में सफल हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए वार जैसी स्थिति में इकोनॉमी को मजबूत सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी कर सकता है। और उस स्वदेशी को आप जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है स्वदेशी का, जो 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें देखेंगे रिफॉर्म्स उन्होंने किया है। उस रिफॉर्म्स में अपने पूरी इकोनॉमी को रिफॉर्म्स करने की बात की थी, और इसलिए हमको बलवान बने रहना है, सशक्त बने रहना है, और वोकल फॉर लोकल बन के अपने को सेक्रीफाइस के रास्ते पे ले जाके अधिक से अधिक धन को आवंटन रक्षा क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता खोलना होगा, ताकि भारत किसी भी अवस्था में मजबूत हो सके और दुश्मन सेना को पराजित कर सके। ये आर्थिक और युद्ध नीति के बीच आपको संतुलन बनाए रखना होगा, तभी हम मजबूत राष्ट्र कहला पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।